अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलविशा महमूद। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से ख़बर शामिल करें। 100 इंडेक्स आज भी जो है वो 47,000 के हद पर ट्रेड हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स का एतमाद कुछ खासा अच्छा नहीं दिखाई दिया। ब्रोकर्स का एतमाद बहाल नहीं हो सका। निगरान हुकूमत पे यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ने लगी। डेली बेसिस पे करेंसी और ओपन मार्केट में जो है वो आपको बताएं, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में दोनों में ही डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आ रहा है और आज भी इजाफा देखा गया है। नाज़रीन, मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी कर्जों के आदादोशुमार स्टेट बैंक ने जारी कर दिए हैं और बैरूनी कर्जों के मुकाबले में मुल्क के मुकामी कर्जे रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके हैं। मुल्क पर कर्जों का हजम इस वक्त 77,104 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। स्टेट बैंक ने आदादोशुमार जारी किए हैं और मौशी माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि वफाकी हुकूमत ने एक साल में कर्ज लेने का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। दूसरी जानिब मुल्क में 2023 में 42 करोड़ 71 लाख डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई है। स्टेट बैंक ने इसके भी आदादोशुमार जारी किए हैं और स्टेट बैंक की जानिब से मजीद बताया गया है कि माली साल 2023 में बैरूनी सरमायाकारी 77% कमी रिकॉर्ड की गई है और निजी शोबे में बराह रास्त सरमायाकारी में 25% कमी देखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत के जो है वो कीमत बढ़ने का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर, गरीब आवाम सब लोग ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पैदावारी लागत मज़ीद बढ़ गई, तजारती मराकज़ वीरान, कारोबार इस वक्त ठप हो गए हैं और पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए हैं। अवाम इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। इस हवाले से अवाम और ताजिरों की क्या राय है, उनकी जानिब से क्या कहा गया है, आपको भी सुनवाते हैं। जो आता है अपना जेब भरता है, पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस के लोड शेडिंग कर दी और गरीब जाए तो कहाँ जाए। गरीब की जो आजकल आपको पता है गरीब का चूल्हा बिल्कुल बुझ रहा है और हुकूमत अब जो निगरान हुकूमत आई है वो अपनी जेब भर रही है, इससे पहले वालों ने अपनी भरी और गरीबों पे जुल्म हो रहा है भाई पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त हम लोग हालात जंग में चल रहे हैं, बस हालात जंग का मतलब समझते हैं ना। सारा दिन बैठ के वापस जा रहे हैं, कोई काम कराने के लिए तैयार नहीं है। इतनी महंगा, इतना पेट्रोल महंगा हो गया यार। आटा देखो 150 रुपये किलो आटा हो गया यार। चीनी देखो क्या हालत है चीनी की। आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो मर गया। इस वक्त जो है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और हुकूमत ने जो ये बिजली और पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ाए हैं, गैस के रेट जो बढ़ाने जा रही है, गैस तो वैसे ही हमें मिल भी नहीं रही, तो इसकी वजह से जो है हमारे कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 37 रुपये लीटर इजाफा हो चुका है और ये ट्रांसपोर्टेशन जाहिर सी बात है उस पर भी अफेक्ट आएगा, कमोडिटीज आइटम में अफेक्ट आएगा। 1,000 रुपये तो खाली इसी में चले जाते हैं, तनख्वाहें 30,000 रुपये हैं, तो कैसे रोटी खाएगा? क्या मुश्किलात हो रही हैं, आप लोग सब देखें कि ये कितनी बड़ी मुश्किल आई हुई है। गवर्नमेंट जो है वो हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ताजिरों को बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है 15 दिन के अंदर में। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कोई फिक्स एक रेट रख लें पेट्रोल के और हम इसको मुस्तरद करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि ताजिर और इस ताजिर बरादरी और आवाम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल था। पेट्रोलियम मसनूआत दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। निगरान हुकूमत की जानिब से फ़िलहाल इन तमाम अवामिल को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। रुई के हवाले से अगर बात करें तो रुई की मुल्क भर में कीमतों में तेज़ी का रुझान जारी है और कॉटन इंडस्ट्रीज़ में जो है ये ख़बर बहुत तेज़ी से फैल चुकी है। फ़ीमन रुई की कीमतों में 300 रुपये का बड़ा इजाफा देखने में आया है। इसके अलावा बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सरमायाकारी मनसूबे की दस्तावेज़ात में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। इंकशाफात के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक का आइंदा 7 साल में बिजली के पैदावार मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला और कि इलेक्ट्रिक सरमायाकारी मनसूबे के ज़रिए ज़र मुबादला की बचत के लिए मुतहरिक हो गया है और साल 2023 तक कराची और मुल्हिका इलाकों में बिजली की तलब बढ़ जाएगी कि इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है और कि इलेक्ट्रिक आइंदा दरामदी ईंधन पर कोई पावर प्लांट नहीं लगाएगा। ये कि इलेक्ट्रिक की जानिब से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में जो है वो तमाम पासपोर्ट दफातर से ई पासपोर्ट के इजरा का भी आगाज़ कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो बैरून मुल्क ट्रैवल के ख्वाहिशमंद हैं कि ई पासपोर्ट आ चुका है और ई पासपोर्ट इजरा के लिए फ़ीस शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। फ़ीस का क्या शेड्यूल है और कितनी नई कीमत मुकर्रर की गई है, इस हवाले से भी हम लोग प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी। हमजा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये स्टॉक मार्केट में आज कैसा रुझान देखा गया? जी बिल्कुल, आज कराची स्टॉक मार्केट के अंदर हमने
सरमाकार को काफ़ी मुताद अंदाज में ट्रांजेक्शन्स करते हुए देखा। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट पहले प्लस हुई, फिर माइनस हुई, फिर प्लस हुई, यानी उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा गया ट्रेडिंग के दौरान। जाहिर सी बात है मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा हुआ है, फिर डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, फिर अमन अमान की ख़राब सूरत हाल भी है। उसके अलावा फिर हमने बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ भी करनी है, इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ भी करनी है। तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट में करेक्शन ड्यू थी, और इसी के नतीजे में आज हमने देखा कि 100 इंडेक्स 48,000 की नफसातियत से गिरकर 47,000 की नफसातियत पर आया। लो लेवल जो था आज ट्रांजेक्शन का वो 47,800 था 100 इंडेक्स का, और हाई लेवल 48,300 था। मार्केट का अख्ताम भी 48,300 पॉइंट्स पर हुआ। 180 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया, लेकिन इससे कबल हमने मार्केट को 200 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स और 300 पॉइंट्स की कमी के साथ भी देखा ट्रेडिंग के दौरान। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में हमने सरमाकारी काफ़ी महदूद अंदाज में देखी। लेकिन अगर मैं बात करूँ ब्लू चिप सेक्टर की, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त हुई, सरमाकारी देखी गई। वॉल्यूम लीडर बैंकिंग सेक्टर रहा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 154 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर्स ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुए, और 144 कंपनीज ऐसे जिनके शेयर्स रेड स्केल पर ट्रेड हुए। ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली 23 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। तो सरमायाकार मोहतात हो गए हैं। जाहिर सी बात है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम बड़ा इजाफा हुआ तो इससे इन्फ्लेशन की नई लहर आई है, और इससे जाहिर सी बात है एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। पैदावारी लागत बढ़ेगी फैक्ट्रीज़ की, कंपनीज़ की, तो इस हवाले से थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे आइंदा वाले दिनों में, और उसी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम कराची स्टॉक मार्केट में आइंदा दिनों में देखेंगे। उसके अलावा पे मुस्तकिल इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फ़र्क बढ़ रहा है, इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ हैं, तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ट्रेडिंग पर आया है। और आइंदा वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो बॉन्ड रेंज है 100 इंडेक्स की वो 47 और 48,000 के दरमियान ही रहेगी। सही। हम जब फॉरेक्स मार्केट में जो है डॉलर के कदर में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, आज के दिन में कितना इजाफा देखा गया? देखिए मुस्तकिल हम देख रहे हैं 2 दिनों से 3 दिनों से इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, और आज भी डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव देखा गया। कल डॉलर बंद हुआ था 294 रुपये 93 पैसे पे, आज इसमें हमने ट्रेडिंग के दौरान 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे की कमी देखी, और लेकिन अराउंड 294 के दरमियान ही इंटरबैंक मार्केट में ट्रेड हुआ। और ओपन मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि डॉलर 300 रुपये था, फिर 302 रुपये हुआ, फिर 305, 306 रुपये पे ट्रेड हुआ, और फिर इख्तिताम 2-3 रुपये इजाफी कीमत से हुआ, यानी इख्तिताम हुआ है 303 रुपये पर। तो ये तमाम अवामिल हम जो हैं वो इंपोर्ट बिल की अदायगियों की वजह से सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इंटरबैंक और ओपन मार्केट का गैप दोबारा से बढ़ने लगा है। इसको कंट्रोल करने के लिए IMF ने कहा था, और गुज़िश्ता हुकूमत ने इस बात की गारंटी दी थी कि वो मार्केट बेस डॉलर का रेट करेगी और इस गैप को बढ़ने नहीं देगी। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत गई और निगरां सेटअप आया है, तो इन दिनों के अंदर मैनिपुलेशन देखने में आई है, और ये मैनिपुलेशन जो देखने में आ रही है ये जाहिर सी बात है बैंकों की जानिब से देखने में आती है, और इस हवाले से मुतादिद बार इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स शिकायत करते हैं कि स्टेट बैंक इस हवाले से एक्शन ले। और आज भी अगर इम्पोर्टर LC खोलने के लिए जा रहे कमर्शियल बैंक के पास, तो उसको इंटरबैंक रेट के हिसाब से LC खोलने नहीं दी जा रही, बल्कि उसमें 3-4 रुपये कमर्शियल बैंक अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है, और उसके बाद LC खोली जाती है, और इसी वजह से तक़वियत मिल रही है ग्रे मार्केट को। ग्रे मार्केट में डॉलर इस वक्त 315, 316, 317 रुपये तक जा पहुँचा है। तो जाहिर सी बात है जब हमारी रेमिटेंसेस जो हमने मिस किया है टारगेट गुज़िश्ता साल का, तो इस साल भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं रेमिटेंसेस के लिए, और जाहिर सी बात है बाहर बैठा हुआ पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल के थ्रू डॉलर क्यों भेजेगा, जब उसको ब्लैक मार्केट, वे मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। 20 से 25 रुपये का फ़र्क है आज भी इंटरबैंक और ग्रे मार्केट के दरमियान, और जाहिर सी बात है आइंदा वाले दिनों में अगर ये फ़र्क, ये गैप कम करने के लिए हुकूमत ने कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं की, तो ये गैप बढ़ता रहेगा, ओपन मार्केट इंटरबैंक का भी और ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट का भी। ठीक। हमजा, मैं आपसे शॉर्टली ये भी जानना चाहूँगी कि मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों के आदाद शुमार स्टेट बैंक की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। आदाद शुमार क्या हैं? देखें तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गुज़िश्ता हुकूमत ने। हमारे जो मजमूई कर्जे हैं वो रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए, बैरूनी कर्जे भी रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए हैं, और गर्दिशी कर्जे भी रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गए। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने एक साल में तकरीबन 17,000 अरब रुपए का कर्ज लिया है। मुल्क भर में इस वक्त मजमूई तौर पर कर्जों का हजम, जिसमें आप सूद की अदायगी भी शामिल कर लें, 77,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हमारे मजमूई कर्जे। अगर मैं इनको डॉलर्स में कन्वर्ट करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 130
बिलियन डॉलर्स हमारे कर्जे मुल्क के हो चुके हैं मजमूई तौर पे। सही। वफाकी हुकूमत जो गुज़िश्ता थी उसने गर्दिशी कर्ज़ों में रिकॉर्ड इजाफा किया, यानी एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 8,000 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफा हुआ है। जून 2022 में मुल्क में तकरीबन 60,000 अरब रुपए का मजमूई कर्जा था, और आज आप देख लें अगस्त है और मैं जून 2023 की अगर बात करूं तो 77,000 अरब रुपए का हमारे मुल्क का मजमूई कर्जा पहुंच चुका है, यानी हर पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख रुपए का मकरूज हो गया है। सही। बैरूनी कर्जे नहीं मिल रहे थे गुज़िश्ता हुकूमत को, तो उसने मुकामी मार्केट से बड़े पैमाने पर कर्जे लिए, और जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गर्दिशी कर्जों की शरह में इजाफा हो जाता है, गर्दिशी कर्जे बढ़ जाते हैं, और इसी का एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट रुपए की कदर पर भी आता है। यानी गुज़िश्ता हुकूमत ने जाते जाते नया रिकॉर्ड कायम किया कर्ज़ों के हुसूल का। इस वक्त पाकिस्तान के मजमूई तौर पे बैरूनी और गर्दिशी कर्ज़ों का अगर मैं हजम मिलाऊँ तो 77,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है, सही। जो तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। तारीख में पहली बार है, बिल्कुल। नाज़रीन, दीगर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मौशी तज्ज़ियाकार फ़ारूक सलीम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपकी कीमती वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि निगरां हुकूमत के आने के बाद आप क्या समझते हैं कि मौशी अशारिये दुरुस्त समत में अब जाना शुरू हो जाएंगे? देखिए, जो स्टार्ट हुआ है उसके आते साथ ही आपको पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाना पड़ गई। इसके आते साथ ही रुपए के ऊपर मजीद प्रेशर आ गया और डॉलर बहुत तेजी से रुपए के सामने जो है वो बढ़ा है, और उसके नतीजे में क्या होगा कि महंगाई का आप समझिए कि एक नया तूफान जो है वो सामने आएगा। स्टार्ट अच्छा नहीं है। अब देखते हैं कि सियासत और मईशत को अलग अलग कैसे कर पाती है नई हुकूमत जो है। मेरे नज़दीक जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वो ये था कि माशी फैसले जो हैं वो सियासत के असल रसूख के तहत किए जाते हैं। सियासी एजेंडा जो है उसको तरजीह दी जाती है, और वो सियासत की बुनियाद पे माशी फैसले होते हैं, और उसके नतीजे में मईशत को और पाकिस्तान में 24 करोड़ पाकिस्तानियों को जो रहते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब ये पता चले, अब ये देखने को है, अभी बहुत बड़ा इम्तिहान आप समझ लीजिए हुकूमत के लिए कि क्या वो सियासत को और मईशत को अलग अलग कर पाएंगे, और माशी फैसले जो हैं वो आप समझिए कि एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर और सबूत की बुनियाद पे माशी पॉलिसी बन पाएगी या नहीं। सही। अच्छा फ़ारूक साहब, मुल्क पर अंदरूनी और बैरूनी कर्जे जितने भी थे उनके भी आदाद शुमार जारी किए गए हैं स्टेट बैंक की जानिब से, और इन तमाम आदाद शुमार के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने एक साल में कर्ज लेने का नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, माश जो हमारे कौमी कर्जा जाते हैं, इस हवाले से अगर आप अंदाज़ा कीजिए कि 2008 में जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो उस वक्त कौमी कर्जा जो है वो टोटल 6,000 अरब का था, जी। और अब सोचिए सिर्फ पिछले 15 सालों में वो 6,000 अरब से कहीं 73,000 अरब पे पहुंच गया है। तो पिछले 15 सालों में जितनी भी हुकूमतें हमने देखी हैं तकरीबन सारी सियासी जमातें जो हैं उनको हुक्मरानी करने का मौका मिला है, और उस दौरान आप देखिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे 15, 20, 25,000 अरब रोज़ाना की बुनियाद पे इजाफी कर्जा जो है वो इन हुकूमतों ने लिया है, और ठीक। आज हम बैठे हैं 6,000 अरब सिर्फ 15 था, 15 सालों में 73,000 अरब पे पहुंच गया है। और ये इशारिया जो है ये बहुत ही नेगेटिव इशारिया है। इसका नतीजा ये निकलता है कि अगले 12 महीनों में हमने जी। लगभग 28 अरब डॉलर के कर्जा जात जो है वो वापस करने हैं। ये 12 महीने का आपको अकाउंट बता रहा हूँ। इसको कैसे किया जाएगा, इकट्ठा कैसे करेंगे, रीफाइनेंस कैसे होगा, बहुत बड़े सवाल के निशान हैं। अच्छा फारूक साहब, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में $1 की कीमत क्या होगी? पेट्रोल एक फी लीटर कहाँ पे चला जाएगा? बिजली का 1 यूनिट कहाँ पे चला जाएगा? इंटरेस्ट रेट हमारा कहाँ पे चला जाएगा? आप इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? आप समझिए कि 2-4 घोड़ों की दौड़ लग रही है। एक घोड़ा जो है वो डॉलर का है और वो अब कहीं 306, 307 पे पहुंच गया है। उसके साथ ही साथ जो दूसरा घोड़ा दौड़ रहा है वो पेट्रोल और डीजल की कीमत है।
وہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ 295 کے قریب جا رہی ہے. اسی طرح بجلی کا یونٹ بتایا جا رہا ہے کہ 53 روپے کا ایک یونٹ اب مل رہا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ 2-3 گھوڑوں کی آپس میں دوڑ لگی ہے, اور یہ بتانا یا یہ پیشین گوئی کرنا کہ کون سا گھوڑا آگے نکلے گا, یہ بڑا مشکل کام ہے. خاص طور پہ کرنسی کے ریٹ کے اوپر تو جو پیشین گوئی ہے وہ نہیں کی جا سکتی. روپیہ پریشر میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ پریشر ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا فاروق صاحب, نگراں حکومت آئی ایم ایف کی ایما پر تمام ان کے حکم مان رہی ہے اور تمام چیزوں ویسے ہی کر رہی ہے جو گزشتہ حکومت چھوڑ کر گئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہوا ہے آئی ایم ایف کو اور حکومت کے درمیان, جو رقم ملنے کا ٹائم ہے جو آئی ایم ایف ابھی ہمیں دے گا, وہ ہمیں مل جائے گی بر وقت, یا اس کے لیے ہمیں مزید کڑی شرائط کو ماننا پڑے گا؟ دیکھیے, آئی ایم ایف کے پاس جب ہم جاتے ہیں, ہماری کھنڈ پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا. ہم کے نتیجے میں ہمارے پاس ڈالر کا فقدان ہو جاتا ہے, ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جاتے ہیں, پھر ہم مجبور ہو کے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. جی تو پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم اپنی مجبوری سے جاتے ہیں, اور پھر اس کی شرائط سامنے آتی ہیں. اب اس کی شرائط پہ اگر آپ غور و خوض کریں تو آپ دیکھیے وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ بجٹ میں خسارہ نہ کریں. اب اگر آئی ایم ایف دنیا میں ایگزسٹ نہ بھی کرتا ہو تو ہمیں بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے. آئی بالکل. ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ بجلی کے شعبے میں 450-500 ارب روپے کا سالانہ خسارہ کر دیتے ہیں, آپ کے یہاں 25 سے 30% بجلی چوری ہو جاتی ہے. اب اگر آئی ایم ایف ایگزسٹ نہ بھی کرتا ہو تو یہ ہمارے اپنے قومی مفاد میں ہے, ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم بجلی کی چوری ختم کریں یا بجلی کے شعبے کے اندر خسارہ جو ہے وہ ختم کریں. تو بے تحاشا شرائط جن کو ہم کہتے ہیں جو آئی ایم ایف کی طرف سے آتی ہیں, آپ ان پہ غور کریں, فوکس کریں, تو وہ آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو وہ کرنا اور ان کو پورا کرنا ہمارے اپنے مفاد میں ہے. لیکن یہاں پہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سیاست کو ترجیح دی جاتی ہے, قومی مفاد کو نہیں. تو دیکھنا اب یہی ہے کہ کیا فیوچر میں بھی قومی مفاد کو ترجیح دی جائے گی یا پھر سیاست کو ترجیح دی جائے گی. یہ سیاست اور معیشت کے درمیان میں جو جنگ ہے یہ کئی سالوں سے چل رہی ہے, اور ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاست جیتتی ہے اور معیشت ہارتی ہے. اچھا فاروق صاحب, ریکوٹک کا معاہدہ ہوا, ریفائنری کا معاہدہ ہوا, اس کے علاوہ آذربائیجان سے ایل این جی کارگو کے حوالے سے ہم نے معاہدے کیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان معاہدوں سے ہماری معیشت سنبھل جائے گی؟ یہ بہت سمپلیفائڈ سے سوال ہے. ہماری معیشت اس وقت تک نہیں سنبھلے گی until we put our own house in order. جو دو سب سے بڑی بیماریاں ہیں اور باقی جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ ان بیماریوں کی علامات ہیں. پہلی بیماری یہ ہے کہ ہم بجٹ کا خسارہ 7-8 ہزار ارب کا کر دیتے ہیں. جب تک اس بیماری کا علاج نہیں کیا جائے گا, یہ باقی جو آپ کو مہنگائی نظر آتی ہے, غربت نظر آتی ہے, شرح سود آسمان سے باتیں کر رہا ہے, یہ سب علامات ہیں. دوسری بڑی بیماری ہے ہمارا تجارت کا خسارہ. جی جی. باقی بہت ساری اس بیماری کی علامت ہے کہ ڈالر کا فقدان آ جاتا ہے. تو بنیادی بیماریوں کا اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی علامات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بیماریوں کا کہیں علاج نہیں ہو رہا. اچھا فاروق صاحب, ایک جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے ہمارے ملک میں جو ہمیں کھوکھلا کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نظام کو ختم کر دیا جائے تو ہمارا معاشی نظام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہتر ہو جائے گا؟ یہ نظام دو ہیں, ایک معاشی نظام ہے, ایک سیاسی نظام ہے, یا سمجھ لیجیے ایک معاشی ڈھانچہ ہے اور ایک سیاسی ڈھانچہ ہے, اور دونوں ڈھانچوں میں بہت ساری کمزوریاں ہیں, بہت سارے فلاز ہیں. معاشی ڈھانچے میں کمزوری سب سے بڑی یہ ہے کہ کوئی 2 سے 3 درجن کارٹیلز ہیں, کچھ لوگ ان کو مافیا کہتے ہیں, ان کا کمپلیٹ قبضہ ہے پوری معیشت کے اوپر, اور آپ سمجھیے کہ دے آر ہولڈنگ دا اکانومی ایز ہاسٹیج رکھا ہوا انہوں نے. بالکل. اسی طرح جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے اندر کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو خاندانوں نے کنٹرول کر رکھی ہیں, جی اور پچھلے کئی سالوں سے وہی سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ ہم اپنائے بیٹھے ہیں. تو جب تک یہ معاشی ڈھانچہ اور سیاسی ڈھانچہ ان دونوں میں اصلاحات نہیں لائیں گے, اس وقت تک پاکستان کی جو زیادہ تر عوام ہے, جو میجورٹی ہے, جی ان کی آپ سمجھیے کہ ان کی زندگی کے اوپر جو بوجھ ہے ان میں کمی نہیں آ پائی.
ठीक। अच्छा फ़ारूक साहब, आप इस साल इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने, जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, उन्होंने असेंबली भी मुद्दत से पहले तहलील कर दी थी सिर्फ़ इसलिए ताकि इलेक्शन में ज़्यादा वक्त मिल जाए। आप इस साल इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं? मेरा इशू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैंने पिछले 48 सालों में 11 इलेक्शन देखे हैं जी। और उन 11 के नतीजे में जो लोग मुंतखब होके आते हैं उनकी तो बैंक बैलेंसेस और जेब गर्म हो जाती है। जिन लोगों ने वोट डाले होते हैं उनका बदतरीज देख रहे हैं कि बुरे से बुरा हाल होता रहता है। तो अगर तो 12वां इलेक्शन उसी बुनियाद पे करवाना है जिन बुनियादों पे पहले 11 इलेक्शंस आए हैं, तो फिर तो आप सोचिए कि मुझे जो वोट डालने वाले हैं उनका कोई मुस्तकबिल अच्छा नजर नहीं आता। तो ठीक। जब तक कोई इस्लाहात लेके नहीं आएंगे, जब तक सियासी ढांचे में कोई तब्दीली नहीं आएगी, उस वक्त तक वो आप सोचिए कि 12वां इलेक्शन भी वैसा ही होगा जैसे पहले 11 इलेक्शन हुए हैं और 48 साल गुजर गए। ठीक। अच्छा, मैं आपसे शॉर्टली ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा कि हमारे जो मुल्क का ढांचा है उसमें कुछ बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, जिससे मईशत बेहतरी की जानिब या फिर मुल्क ओवरऑल बेहतरी की जानिब गामज़न हो सके। आपके मुताबिक ऐसे कौन से इस्लाहात की ज़रूरत है? देखिए, मैंने 2 ढांचों का ज़िक्र किया। माशी ढांचे में ज़रूरत इस चीज़ की है कि हुकूमत हर किस्म के कारोबार से बाहर निकल आए। जी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, उसका काम गंदम की कीमत फिक्स करना नहीं है, उसका काम पीआईए चलाना नहीं है, उसका काम स्टील मिल चलाना नहीं है, उसका काम हुक्मरानी करना है। तो पहला तो माशी ढांचे में ये है कि हुकूमत को हर किस्म के कारोबार से विथड्रॉ करना होगा। ठीक। और दूसरा ये है कि मईशत के अंदर जितने कार्टेल्स हैं, उन कार्टेल्स को तोड़ना होगा। सही। साथ ही साथ जो सियासी ढांचा है, उसमें बहुत बुनियादी किस्म की इस्लाहात की ज़रूरत है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक सलीम साहब, माशी तज्ज़ियाकार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, फ़ारूक सलीम साहब का भी ये कहना था कि कुछ माशी इस्लाहात की ज़रूरत है, कुछ पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, जिससे मुल्क हमारा तरक्की की जानिब एक बार फिर से गामज़न हो सके। प्रोग्राम में दीगर भी टॉपिक जो है वो ज़ेरे गुफ्तगू आएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मुल्क में 2023 में इस वक्त 42 करोड़ 71 लाख डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई है। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। हमजा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि मुल्क में तेज़ी से बैरूनी सरमायाकारी का इनखला हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जी। हमारे लिए कि बैरूनी सरमाकारी का बड़ी तेज़ी से इनखला हो रहा है। और गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में तो बैरूनी सरमाकारी का जितना तेज़ी से इनखला हुआ है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। 77% मजमूई तौर पे बैरूनी सरमाकारी की शरह में कमी हुई है। अप्रॉक्सीमेटली गुज़िश्ता साल 42 करोड़ 71 लाख डॉलर बैरूनी सरमाकारी का ग्राफ कम हुआ है और इतनी अमाउंट की बड़ी कमी देखी गई है, यानी गुज़िश्ता साल। अच्छा, जी। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुल्क में 8 अरब डॉलर की बैरूनी सरमाकारी हुई थी, जो कि कम होकर इस वक्त मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि 1 अरब 45 करोड़ 58 लाख डॉलर रह गई। यानी कहाँ 8 अरब डॉलर, कहाँ 1 अरब 45 करोड़ डॉलर, बहुत ह्यूज गैप है। खैर, ये दौर इस टाइम फ्रेम के बीच में बड़े बड़े चैलेंजेस आए, अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल आई, हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं वो बढ़ गए, फिर डॉलर और रुपये की जो जी। पैरिटी है वो डिस्टर्ब हो गई। तो इस तरीके से बहुत कोरोना भी अच्छा आया, हमजा, यहाँ सैलाब भी पे आया। जी, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी इंटरप्ट करके। महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब बड़े बड़े इजाफे किए जाएंगे, यानी गुज़िश्ता हुकूमत ने जाते जाते तकरीबन 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया, उसके बाद फिर निगरां हुकूमत ने आते ही 17.5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया, जी। फिर डॉलर इंटर बैंक में जो है उसकी कीमत बढ़ रही है। हमारा मुल्क इम्पोर्ट बेस है, तो जाहिर सी बात है अशिया खुदरोज़ की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। चीनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई है, रिटेल में 155 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बिक रही है, सही। होलसेल में 145 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बिक रही है। 4 महीने में पहले चला जाऊँ 90 रुपये फ़ी किलो चीनी थी होलसेल मार्केट में, रिटेल में 92 95 रुपये 96 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलती थी। इतनी मैनुपुलेशन की गई, इतनी स्पेकुलेशन की गई, इतनी स्मगलिंग की गई, सट्टा माफिया ने इतना इसकी ज़ख़ीराअंदोज़ी करके सट्टा चलाया कि आज चीनी आप देख लीजिए कि कहाँ पर पहुँच गई है। और मज़े की बात तो ये है कि सरकारी प्राइस लिस्ट की कोई रिड नहीं है,
سب کو معلوم ہے کہ چینی کے اندر سٹا چلایا جا رہا ہے، جی خواہ وہ کراچی ہو، خواہ وہ پنجاب میں ہو، خواہ وہ کے پی کے ہو، پورے ملک میں چینی کی قیمتوں میں مستقل سٹا چل رہا ہے اور مستقل قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. جب کراپ اچھی ہوئی ہے ہمارے ملک میں تو پھر چینی کی قیمت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل اسی لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ بلیک منی انویسٹ کی جا رہی ہے، اسمگلنگ کی جا رہی ہے، ٹھیک چینی کی قیمت اوپر چلی گئی. پھر پیٹرول، اور پھر جب ان سے بات کی جاتی ہے ہول سیلر سے، گروسر سے، ایسوسیشن، شوگر ایسوسیشن سے، تو جواب آتا ہے بھائی ڈالر بڑھ گیا، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، بجلی صحیح کی قیمت بڑھ گئی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 90 روپے یا 79 روپے فی کلو چینی تھی 6 مہینے، تو اس کو اٹھا کر 155 روپے فی کلو پہ لے آئے. اتنا ہیوج گیپ ہے. اور پھر نہ صرف چینی کی قیمت میں اضافہ کیا بلکہ چاول کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا. صحیح اول درجے کا چاول جو 300 روپے فی کلو تھا وہ اس وقت 400 روپے فی کلو ہو گیا. دوم درجے کا چاول جو 200 روپے فی کلو تھا وہ 250 روپے، 350 روپے فی کلو ہو گیا. چاول کو ایکسپورٹ کرنا ہے لیکن مقامی مارکیٹ میں جو چاول کی کھپت ہے اس کی طرف توجہ نہیں دینی. یہاں پہ چاول کی قیمت بھلے بڑھ جائے، مستقل بنیادوں پہ بڑھ جائے، لیکن ہم نے چاول کو ایکسپورٹ کرنا ہے. ایکسپورٹ آرڈر ہم نے حاصل کرنے ہیں، ایکسپورٹ آرڈر کے ذریعے ہم نے پروفٹ کمانا ہے. یہاں پہ آپ چاول کی قیمتوں کو مینوپولیٹ کر دیں. اور صحیح چاول کی قیمت بھی اس وجہ سے بڑھائی جا رہی ہے کہ سٹا مافیا نے ذخیرہ اندوزی کر لی. چاول کی سپلائی جو ہے وہ اسمگلنگ کے ٹھیک ہے ذریعے ایران اور حمزہ، افغانستان کی جا رہی ہے. جو بھی حالات چل رہے ہیں نگراں حکومت کے آنے کے بعد، نگراں حکومت فی الحال پیٹرول کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی پرائسز کو، اور ڈالر کی جانب سے بھی کنٹرول نہیں کیا جا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں نگراں حکومت کی جانب سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا؟ دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا کہ نگراں حکومت بہت زیادہ کامیاب ہو جائے گی انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں، کیونکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انفلیشن اس وقت 30% پہ ہے. جی لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کی اگر میں بات کروں تو 45-46% پہ کنزیومر کو انفلیشن کا سامنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے ملک میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، امپورٹ بیس کنٹری ہم، لیکن ایل سی ہماری کلیئر نہیں ہو رہی، اور پھر ظاہر سی بات ہے قرضوں کا بوجھ مستقل بڑھ رہا ہے اور کرپشن بڑھ رہی ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، انٹرسٹ ریٹ آل ٹائم ہائی ہو رہا ہے. تو یہ تمام عوامل ہیں جو انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آئندہ آنے والے دنوں میں نگراں حکومت کو کوئی خاطر خواہ کامیابی ملے گی. ٹھیک ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت فراز الرحمان صاحب، صدر ہیں کاٹی. بہت شکریہ فراز الرحمان صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کورنگی ایسوسی ایشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے آپ صدر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تو اس وقت بڑھ چکی ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں یا اس کو مسترد کر چکے ہیں، یا اگلا لاہ عمل آپ لوگوں کی جانب سے کیا ہوگا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہے یہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ تابوت کی آخری کیل مانند ثابت ہوگا. صحیح اور مزید سننے میں آ رہا ہے کہ جی 5 روپے کا مزید یہ ان کو بڑھانا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو پیٹرول کی پرائسز ہے اس کی ڈائریکٹلی جو افیکٹ پڑتا ہے وہ انڈسٹریز کے اوپر اس طرح سے پڑتا ہے کہ ان کی کاسٹنگ بڑھ جاتی ہے. بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو ڈیزل پہ چل رہی ہوتی ہیں، جو پیٹرول پرائسز ڈیفینیٹلی ہر انڈسٹری کو اور لوکل آدمی کو اور نیچے تک جو ہے وہ اگر آپ اس کی لاجسٹک کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو میں چیزیں دیکھ رہا ہوں وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جی یہ پیٹرول کی پرائسز اور ساتھ میں جو بجلی کے اوپر ابھی 2.5 روپے کا جو بڑھنے کا بھی چانس ہے، تو یہ تمام چیزیں ملا کے انڈسٹری وائبل نہیں رہ جاتی. صحیح اور اگر کسی صورت وائبل ہو بھی لے اور چلا بھی لے تو جو امپورٹ کی بیررز ہیں اور جو ایل سیز کے ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں. تو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی پوری صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہے اور کوئی ایسے بہترین فیصلے نہیں لیے گئے جس سے جو ہے وہ قوم کوئی مطمئن ہو، جی قوم اس چیز پہ ہو کہ ہاں جی کسی طریقے سے یہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. مگر ابھی تک نہ قوم کو اعتماد میں لیا گیا ہے، نہ بزنس مین کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نگراں حکومت جو بھی آتی ہے اس پہ بڑی ذمہ داری آ جائے گی کہ وہ سب سے پہلے چارٹرڈ آف اکنامی اور انسپیکشن کے اوپر فراز کام صاحب، کرے. نگراں حکومت تو آ چکی ہے، نگراں حکومت آ چکی ہے اور نگراں حکومت پیٹرول کے پرائسز کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی. پیٹرول، بجلی، گیس، ہر ایک چیز ہی بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے. اب نگراں حکومت سے کیا توقعات ہیں آپ کو؟ کیا تمام جتنی بھی صورتحال ہے آپ لوگوں کی جانب سے وہ مذاکرات کی جانب جائے گی یا انڈسٹریز کو بند کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ؟ اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں وہ بہت زیادہ کشمکش کی صورتحال ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، انڈسٹریز بند کرنے کا سوچ کیا رہے ہیں. انڈسٹریز چلانا وائبل ہی نہیں ہے.
ظاہر ہے مطلب جب بائبل نہیں رہے گی اور جیبوں سے تنخواہیں دینی پڑیں گی تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ انڈسٹریز تو بند ہوں گی نا ایک اسٹیج پہ. اب جس کا جتنا حوصلہ ہے وہ اتنا کھینچ رہا ہے. اس وقت بورنگ جو ہے وہ آپ نے 22 سے 24% پہ بورنگ بڑھا دی ہے, تو اس کے ساتھ نہ آپ لون بورو کر سکتے ہیں, آپ لاس میں بھی انڈسٹری نہیں چلا سکتے. جی تو بات یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کسی صورت بھی وائبل نہیں ہے. دنیا بھر میں سکھ انڈسٹریز کو سپورٹ کر کے کھڑا کیا جاتا ہے, یہاں تو چلتی انڈسٹریز کو بٹھا دیا گیا ہے. اچھا فراز صاحب نگراں سیٹ اپ میں بزنس کمیونٹی نے حصہ لے لیا ہے, اہم وزارتیں مل گئی ہیں بزنس مینس کو, اور جو معیشت کو بہت قریب سے جانتے ہیں وہ بھی نگراں سیٹ اپ میں آ گئے ہیں, خواہ وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو. آپ کی خود بزنس کمیونٹی صوبائی سیٹ اپ کے اندر آنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے, تو کچھ توقعات ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہو جائے, کیونکہ بزنس مین ہو جب معیشت سے قریبی لوگ آئیں گے تو کچھ اصلاحات ہو جائیں گی بہتر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں نگراں حکومت کے اندر جو نام سننے میں آ رہے ہیں, جو لوگ جو آئے ہیں اور جو پنجاب حکومت کے اندر جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ نگراں حکومت میں جو لوگ لے کے آ رہے ہیں وہ یقینی طور پہ اچھے نام ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی ایکسپرٹیز سے اس ملک کو چلائیں گے, جو کہ ایک انڈسٹری کو چلا سکتے ہیں وہ یقینی طور پہ ایک ملک کو بھی بہت بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے نا. اور اب لیکن میری انڈسٹری جو چلانا اور ملک چلانے میں تو فرق خواہش ہے ہے, فراز صاحب. یہی خواہش ہے کہ سب سے پہلے یہ نگراں حکومت اس بات پہ بیٹھے جی کہ جی ہم نے آگے جو بھی پالیسی ہے وہ سب سے پہلے کنفائن کریں کہ جی ہم نے چلنا کس سمت میں. ٹھیک ہو یہ رہا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ جی ابھی یہ سمت اس طرف چلنا شروع ہوتے ہیں, پھر اچانک رائٹ ہو جاتے ہیں, پھر اچانک یہ یو ٹرن والی جو اکنامک کے اوپر سچویشن ہے یہ بڑی ورس ہوتی ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک بزنس ہے مین کا سب سے زیادہ کانفیڈنس جو لیک ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب ڈالر جو ہے وہ ایک دن پہلے اس نے چھڑایا ہوتا تو اس کو جو ہے وہ $1,00,000 کے اگینسٹ میں جو ہے وہ 3 کروڑ روپے دینے پڑتے. جی اب وہ چھڑاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی 3.5 کروڑ روپے, تو راتوں رات اس کو 50 لاکھ کا نقصان. فائدہ تو سب کو پسند ہے ٹھیک ہے مگر نقصان اس طرح کے کسی کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے تو لہٰذا اگر جب تک کانسٹنٹ پالیسی نہیں آئے گی میں نہیں سمجھتا کہ اس کانسٹنٹ میں کہیں آگے بہتری آ سکتی ہے. جی بالکل کانسٹنٹ پالیسی کی نیڈ ہے. بہت شکریہ فراز الرحمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے اور حمزہ گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.